हाय, आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के कॉन्सेप्ट्स को समझा सकूं और साथ ही साथ क्रेमर रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बता सकूं। इस क्वेश्चन को करने के मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका वो है जो सबसे प्रचलित है, जो कि क्रेमर रूल कहा जाता है। हालांकि क्रेमर रूल अगर देखा जाए तो आपके ना एनसीईआरटी बुक में दे रखा है और ना ही आई थिंक जेईई मेंस के सिलेबस में सजेस्टेड है। बट एनीवे, ऐसा नहीं कह रहा है कि उसको आप पढ़ना रोक दो या फिर उसको उससे क्वेश्चन नहीं करो। बहुत ही सटीक मेथड है, आप उससे कर सकते हो, लेकिन उससे भी शॉर्टकट तरीका हो सकता है इसको करने का। तो वो यहाँ पे हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को समझते हुए। मैं ऐसे नहीं बताऊँगा कि ऐसा होता है, मैं आपसे ये बताऊँगा, आपको ये बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। Alright, so now let's begin to solve the question. सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये समझते हैं। For which of the following ordered pairs mu and delta the system of linear equations, ये सिस्टम है, is inconsistent. तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? ये जो वर्ड है इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब है कि सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब अगर सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसका तरीका क्या होता है कि जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उससे बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो साथ साथ हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो नहीं दे रहा है। अगर सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा तो उस केस में सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट नहीं कह सकते हैं। तो उसको हम समझेंगे अपने क्लास 12 के लेवल्स के हिसाब से ही, लेकिन पहले मैं वो तरीका बताता हूँ जो कि प्रचलित है, क्रेमर रूल का तरीका। तो ये है क्रेमर्स वे, मैं इसको बोलूँगा ऐसे, क्रेमर्स वे यानी कि क्रेमर रूल का तरीका। ओके, अब क्रेमर रूल ये कहता है कि कोई भी सिस्टम दे रखा हो तो अगर आपको एक्स फाइन करना है तो आप लिखिए डेल्टा 1 बाई डेल्टा, और उसको मैं डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। अगर वाई फाइन करना है तो उसको लिखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा, एंड अगर z फाइंड करना है सो यू हैव टू राइट डेल्टा z बाई डेल्टा। अब ये डेल्टा x क्या है भाई, आपको पहले समझना है डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा सिंपल, जो भी कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं x y z के, उनको केवल डिटर्मिनेंट में रख देना है यथास्थान। ये 1 3 4 को वैसे ही लिख दीजिए, 1 3 4, देन 2 4 4 कॉलम वाइज, एंड देन z के कोफिशिएंट्स हैं 3 5 एंड 4। तो ये बन गया कोफिशिएंट्स को लिखने के बाद डेल्टा। डेल्टा एक्स लिखने का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स लिखने का मतलब है कि आप इसी डेल्टा के अंदर जो x के कोफिशिएंट्स का जो कॉलम है उस कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि 1 3 4 x के कोफिशिएंट्स हैं, तो इस 1 3 4 को आप कांस्टेंट के टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 म्यू डेल्टा। सो 1 म्यू एंड दिस इज स्मॉल डेल्टा, और यहाँ हो गया क्या, 2 4 4 एंड देन 3 5 4 एज इट इज, करेक्ट। ओके, अब हमें इनको फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट इसकी फाइंड करेंगे तो ये आना चाहिए 0। फिर भी करके दिखाता हूँ, 16 माइनस 20 माइनस 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 12 माइनस 20 अगेन, यस, एंड देन फाइनली प्लस 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 12 माइनस 16। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ से तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। 16 में से 20 गया -4, 12 में से 20 गया -8, तो ना 16, और ये 12 में से 16 गया -4, तो ये 12 और -16 प्लस 16 0 हो जाएगा। ऑलराइट, ये पता होना चाहिए 0 होने ही होगा। ओके, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा और म्यू के फॉर्म में देगा। इसको भी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये तो वही चीज़ है तो इसलिए -4 हो जाएगा यहाँ पे। ये -2 के साथ जाएगा 4 लैम्डा, सॉरी 4 म्यू माइनस 5 लैम्डा, सॉरी 5 डेल्टा, एंड देन प्लस 3 के साथ जाना चाहिए क्या, 4 म्यू माइनस 4 डेल्टा। ये हो जाएगा -4 एंड
देयर बी -8 म्यू प्लस 10 डेल्टा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 12 म्यू एंड -8 डेल्टा। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाना चाहिए क्या, 10 डेल्टा -8 डेल्टा, दैट इज 2 डेल्टा, एंड 12 म्यू -8 म्यू, दैट इज +4 म्यू एंड -4। अब ये है डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब आप सोचिए, ध्यान दीजिए, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहता है इनफाइनाइट सोल्यूशन के साथ, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो कंसिस्टेंट होने का एक ही चांस बनता है कि इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाए। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं होने देना है, अदरवाइज ये सिस्टम कंसिस्टेंट बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को 0 नहीं होने देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू हमने अभी प्राप्त किया है 2 डेल्टा प्लस 4 म्यू -4 की वैल्यू 0 नहीं होने देनी है। ऑलराइट, इसका मतलब कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, उनमें से उस ऑप्शन को चूज करना है जिसको पुट करने के बाद म्यू और डेल्टा का कॉम्बिनेशन ये 0 नहीं बना रहा है। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा डेल्टा प्लस 2 म्यू -2 इज इक्वल टू 0, आई मीन नॉट इक्वल टू 0। तो जो आप इसको चेक करोगे तो म्यू की वैल्यू हमें रखनी है पहले वाले ऑर्डर पेयर का नंबर और डेल्टा रखना है बाद का। आई थिंक आई हैव डन अ mistake in calculation here. You see that this 3 times 4 is -12 and that's why I'm not getting that thing. Okay, ये हो जाएगा -12 डेल्टा, और यहाँ कैलकुलेशन में यहाँ पे आएगा -2 डेल्टा। तो अब आप यहाँ पे माइनस डेल्टा लिखिएगा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 2 म्यू -2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि उस ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड वाला पार्ट है, सेकेंड वाला कंपोनेंट है, वो फर्स्ट वाले कंपोनेंट के ट्वाइस -2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ देखिए 6 को कंपेयर कीजिएगा तो 6 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4 times 2 -2, 4 is exactly equal to 3 times 2 -2, and 0 is exactly equal to 2 times 1 -2। लेकिन जो 4,3 है इसमें ये संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, यानी कि 4,3 जो होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुआ क्रेमर रूल का तरीका, जिसमें हमने x, y, z को फाइंड करने के क्रम में ये समझा कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब डेल्टा x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। आप ऐसा डेल्टा y के साथ भी करोगे तब भी आपका उत्तर सही मिलेगा। तो ये तो पहला तरीका हुआ क्रेमर रूल का। तो दूसरा तरीका है इसको करने का, वो है बहुत ही लंबा तरीका, और वो आपके बिल्कुल NCERT बुक के हिसाब से जो तरीका है वो है। सो आई विल कॉल इट द लॉन्गर वे। अब आपको ये याद रखना है और ये आपको रिकॉल करना है कि आपने जब NCERT बुक में सिस्टम इनकंसिस्टेंट का टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दिया होगा कि सिस्टम के पास इनफिनाइट सॉल्यूशंस तब होते हैं, कब होते हैं भाई? इनफिनाइट सॉल्यूशंस तब होते हैं जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स के बराबर हो और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो। ये इनफिनाइट सॉल्यूशन का केस है, जहाँ एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि जो कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स हो उसके एडजॉइंट को आपने कांस्टेंट से बनने वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कहलाता है, और ये 0 नल मैट्रिक्स है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए मैंने पहले से ही सभी कुछ निकाल के रखा है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए को निकालना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो मैं उसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो पहले ए जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1 3 4, देन 2 4 4, देन 3 5 4, ठीक है जी। और फिर आप को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो वो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। को फैक्टर मैट्रिक्स मैंने लिख के रखा है -4 8 -4 4 -8 4, देन -2 4 into, ये को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये कोई मैट्रिक्स मान लीजिए M है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है M का ट्रांसपोज।
एन का ट्रांसपोज कीजिएगा तो हो जाएगा -4, 8 -4, देन 4 -8 4 एंड देन -4 -2 4 2। ये तो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। और हमें क्या करना है, सिस्टम को कॉन्सिस्टेंट बनाने के लिए, अगर कॉन्सिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को मल्टीप्लाई, और उसको हमें होना है क्या, नल मैट्रिक्स के बराबर, अगर कॉन्सिस्टेंट होना चाहता है तो। लेकिन हमें तो कॉन्सिस्टेंट नहीं होना है, तो फॉर इनकॉन्सिस्टेंट होने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को क्या होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होने देना है। इसका मतलब कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स मिला है, इसको हमें बी के साथ यानी कि कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको किसी एक कॉम्पोनेंट के साथ 0 के बराबर नहीं रखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि हम किसी भी एक के साथ मल्टीप्लाई करके ये काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया 4 × 1 देन 4 × म्यू एंड देन फाइनली -2 डेल्टा, एंड दैट शुडंट बी 0। हो जाएगा 2 डेल्टा कैन नॉट बी इक्वल टू यस 4 म्यू -4, और यहाँ से 2 आप हटा सकते हो तो हो जाएगा 2 म्यू -2। और आप देखिए एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिला है जो हमने क्रेमर रूल से ढूंढा था, 2 म्यू -2 के बराबर। क्लियर? और फिर आप उसको वही से ही कंपेयर करोगे तो हमारे पास वही आंसर मिलेगा जो हमने लाया। तो ये तो बहुत ही लेंदी मेथड था, बिकॉज हम इसमें एडजॉइंट वगैरह फाइंड करेंगे तभी जाके हो सकता है, और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको ट्रांसपोज, कोफैक्टर, ये सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके हैं, ये दोनों ही लेंदी ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे स्मार्ट वे और सबसे ईजीएस्ट वे, सबसे शॉर्टेस्ट वे। आई होप कि आपने ये सब कुछ फॉलो किया होगा और आप समझ रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी क्या है और इनकंसिस्टेंसी क्या है। अब आते हैं अपने इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सबसे शॉर्टेस्ट वे पे, एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट स्मार्टर वे। सबसे स्मार्ट तरीका है वो क्या है, आप देखिए। अब फिर से इस पे विचार कीजिए। कोई भी सिस्टम अगर कंसिस्टेंट होना चाहता है तो उसमें क्या होना चाहिए। आपको पता है कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो एक तो तरीका ये है कि उसके पास XYZ की यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। दूसरा तरीका ये है कि उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब होता है जब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और उस केस में फिर हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होने का चांस हो सकता है। अब सिस्टम कंसिस्टेंट होने के लिए आप गौर कीजिए होगा क्या, ये जो XYZ के कोफिशिएंट्स होंगे ना, और जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो थ्रू आउट प्रोपोर्शनल होंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हो सकता है ये कि कोई एक रो पूरा का पूरा बाकी 2 रो का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब जो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हो उन्हीं का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन हो। तो ज़रा आप इस पे विचार कीजिए। ये जो आपके पास सिस्टम दे रखा है x + 2y + 3z = 1, 3x + 4y + 5z = mu, and then 4x + 4y + 4z = डेल्टा। ये तो मैं लिखा आपको समझाने के लिए ताकि आपको साफ साफ दिखे, अदरवाइज यहीं पे आप विचार कर सकते थे। एनीवे, तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप इस राइट हैंड साइड में कोई ऐसा रूल देख पा रहे हो कि कोई एक रो बाकी 2 रो के कॉम्बिनेशन से बना है। कॉम्बिनेशन से मतलब जैसे आप सोचिए, अगर हमें इस 4 को लाना हो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, केवल इसी पे विचार करके देखिए सब 4 4 4 है, तो हम कैसे सोचेंगे। आप ऐसा सोचिए तो कि इस रो में आपने 2 मल्टीप्लाई किया और इस रो में भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो क्या बाकी पे लागू हो रहा है? देखिए 4 × 8 - 4 is 4 and 5 × 10 - 6 is 4, isn't it? इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो R3 है वो 2 × R2 - R1 के बराबर है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल सही जा रहा है तो
यही प्रोपोर्शन, यही रूल अगर राइट हैंड साइड में फॉलो हो जाएगा तो सिस्टम क्या बन जाएगा? कंसिस्टेंट। और कैसा कंसिस्टेंट? इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको कंसिस्टेंट होने से रोकना है, तो ये रूल राइट हैंड साइड में फॉलो नहीं होने देना है। करेक्ट? तो ये रूल हमें राइट हैंड साइड में नहीं फॉलो होने देना है। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा थर्ड रो के पोजीशन पे बैठा है वो बराबर नहीं होना चाहिए ट्वाइस ऑफ दूसरे रो माइनस पहले रो वाले एलिमेंट से, यानी कि म्यू माइनस 1 के। और आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, तो सिंप्लीफाइड है ही, लेकिन फिर भी आप इसको देखिएगा तो ये वही रूल है, यही वो इनइक्वेशन है जो हमने पहले दो स्थितियों में, पहले दो मेथड्स में फाइंड आउट किया था। समझ में आई बात? आपने यहाँ क्या समझा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जिस कॉम्बिनेशन के साथ पहला या कोई भी रो, तीसरा रो इस केस में, बाकी दो रो का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर कांस्टेंट टर्म भी उसी कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ऐसा कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट 0 है यहाँ पे, तो ऐसा कंसिस्टेंट हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला। लेकिन हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार उसको ऐसा नहीं होने देना है, इसलिए हमने इस रूल को यहाँ पे क्या कर दिया? रोक दिया, नॉट इक्वल का साइन लगा के, और हमारा काम बन गया। तो अगर इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से सोचोगे तो विल गेट दैट आंसर इमीडिएटली। ऑलराइट, यहाँ पे आप बिल्कुल ऑब्जर्वेंट होके सोचना पड़ेगा, मतलब ऑब्जर्वर, चील वाली आंखें चाहिए आपको, तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। ऑलराइट, तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी। अगर नहीं समझी होगी तब भी कोई बात नहीं है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। So see you in the next video with some other such question, with some interesting solutions, with some deep concept behind it, inside it. So till then, keep doing mathematics. Thanks.